हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। लास्ट वीडियो में हमने फोर्थ लेसन को पढ़ा था, अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर, और अब हम फिफ्थ लेसन कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले व्हाट इज साउथ एशिया? साउथ एशिया होता क्या है? तो साउथ एशिया यूजुअली इंक्लूड द कंट्रीज। साउथ एशिया में जो देश शामिल किए गए हैं वो 7 कंट्रीज को शामिल किया गया है, और लास्ट टाइम जो 8 कंट्री था वो 2014 में अफगानिस्तान शामिल हुआ था। उससे पहले 7 कंट्रीज को इसमें शामिल किया गया था साउथ एशिया में। तो इसको हमें बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल और पाकिस्तान एंड श्रीलंका, ये कंट्री जो थे इसमें शामिल किए गए थे। उसके बाद है हिमालय इन नॉर्थ। अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो जैसे अगर हम डायरेक्शन वाइज देखते हैं तो डायरेक्शन हमारी ऐसे होती है: नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो इंडिया जो है इसके नॉर्थ में हिमालय है, तो यहाँ पर जो है नॉर्थ जो एरिया है यहाँ पर हिमालय है, और वास्ट इंडियन ओशियन जो बहुत बड़ा हिंद महासागर है वो इसके साउथ में पड़ता है। और फिर द अरेबियन सी इन वेस्ट, जो अरेबियन सी है वो वेस्ट में है, और बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट। बे ऑफ बंगाल कहाँ पर है? यहाँ पर, यानी कि ईस्ट में। तो बे ऑफ बंगाल ईस्ट में पड़ता है। नॉर्थ में हिमालय, साउथ में इंडियन ओशियन, वेस्ट में अरेबियन सी, और ईस्ट में बे ऑफ बंगाल। उसके बाद है इंडिया एंड श्रीलंका डेमोक्रेसी सिंस इंडिपेंडेंस। जैसे ही इंडिया और श्रीलंका इंडिपेंडेंस उन्होंने हासिल की थी तो शुरुआत से ही वहां पर डेमोक्रेसी को अपनाया गया है, लोकतंत्र को अपनाया गया है। पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, ये दोनों देश ही यहाँ पर मिलिट्री रूलर्स भी रहे हैं और डेमोक्रेसी भी रहा है, यानी कि यहाँ पर मिलिट्री का शासन भी रहा है और डेमोक्रेसी भी रहा है। उसके बाद है भूटान एंड नेपाल। भूटान एंड नेपाल यहाँ पर किंग रूल रहा है, अब डेमोक्रेसी को यहाँ पर अपना लिया गया है। मालदीव में मल्टी पार्टी सिस्टम और डेमोक्रेसी जो है वो अपनाई गई है। तो इन साउथ एशिया एवरीवन लाइक डेमोक्रेसी। साउथ एशिया में जितने भी देश हैं सभी डेमोक्रेसी को पसंद करते हैं। तो अब है द मिलिट्री एंड डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। पाकिस्तान की बात करते हैं क्योंकि इंडिया के बारे में तो हमें पहले से ही पता है। कुछ ही इंडिया से रिलेटेड, जो इंडियन पॉलिटिक्स से रिलेटेड आपकी स्पेशल बुक लगवाई गई है। तो हम पहले पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं, द मिलिट्री एंड डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, क्योंकि वहां पर मिलिट्री का भी रूल रहा है और डेमोक्रेसी भी रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन पाकिस्तान, जो पाकिस्तान है वहां पर संविधान के लागू होने के बाद जनरल अयूब खान टुक द कमांड। जनरल अयूब खान ने कमांड ले ली थी, बट ओवरथ्रोन बाय मिलिट्री जनरल याह्या खान। जो मिलिट्री जनरल था याह्या खान, उसने उसको उसके पद से हटा दिया था ड्यू टू डिससैटिस्फैक्शन ऑफ रूल। उसके शासन से संतुष्ट न होने की वजह से उसको शासन से हटा दिया गया था। यानी कि जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन बना था, जनरल अयूब खान जो था उसको बागडोर संभालने को मिली थी पाकिस्तान की, लेकिन जनरल याह्या खान ने उसको डिससैटिस्फैक्शन होने की वजह से उसके रूलिंग जो टाइम था उससे पहले ही उसको हटा दिया था। फिर याह्या खान टुक द कमांड टिल 1971। याह्या खान जो थे उसने क्या किया था, शासन किया था 1971 तक।
आफ्टर डिफीटेड द वार विद इंडिया, जब इंडिया के साथ युद्ध हुआ था 1971 में और पाकिस्तान को हरा दिया था, तब तक याहिया खान जो थे वहां पर रूल करते रहे थे। उसके बाद है अगेन 1971, दोबारा से 1971 में जुल्फिकार अली भुट्टो फॉर्म एन इलेक्टेड गवर्नमेंट, उसको इलेक्टेड गवर्नमेंट बनाने का मौका मिला था, विच वाज लेटर रिमूव्ड बाय जनरल जियाउल हक इन 1977। तो इस तरीके से पाकिस्तान में क्या रहा है कि एक बार इलेक्टेड गवर्नमेंट आती है तो कोई भी जनरल जो है वो डिससेटिस्फाइड होकर के उसे उसको पद से हटा करके अपने हाथ में ले लेता था सारी बागडोर। तो फिर 1982 में क्या हुआ था, प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट टू रिजल्टिंग एन इलेक्टेड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन 1988। एक प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट जो चलाया गया था उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ था, वहां पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो इलेक्ट की गई थी 1988 में। जो ये मूवमेंट चलाया गया था ये 1982 में चलाया गया था और इसी का रिजल्ट था कि 1988 में वहां पर फिर से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो बनाई गई थी अंडर लीडरशिप ऑफ बेनजीर भुट्टो। और ये गवर्नमेंट किसके अंडर बनाई गई थी, बेनजीर भुट्टो की अगुवाई में बनवाई गई थी और रिप्लेस बाय नवाज शरीफ, और नवाज शरीफ के स्थान पर इसको ये रिप्लेस बाय नवाज शरीफ के द्वारा इसको रिप्लेस किया गया था। फिर है नवाज शरीफ वाज अगेन रिमूव्ड बाय जनरल परवेज मुशर्रफ। जब नवाज शरीफ बन गए थे तो उनके बाद फिर से नवाज शरीफ को भी हटा दिया गया था और परवेज मुशर्रफ जो मिलिट्री जनरल थे उन्होंने 1999 में क्या किया था, फिर से अपने हाथ में रूलिंग जो रूल था जो वो अपने हाथ में ले लिया था। उसके बाद 2005 में भी जो परवेज मुशर्रफ थे उन्होंने अपने हाथ में पूरा रूल यानी कि शासन जो है वो अपने हाथ में ले लिया था। तो इस तरीके से हम बार बार देख रहे हैं कि जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान में एक बार डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है वो बनाई जाती है और उसके बाद जो सेना का या मिलिट्री जनरल जो है वो अपने हाथ में पूरा शासन ले लेता है। और 1999 में परवेज मुशर्रफ ने अपने हाथ में इसलिए क्योंकि 1999 में भी क्या हुआ था, ये इंडिया के साथ युद्ध हुआ था, कारगिल युद्ध जो हुआ था, उसके बाद ही जनरल परवेज मुशर्रफ ने अपने हाथ में शासन की बागडोर ले ली थी। उसके बाद में ही गॉट हिमसेल्फ इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट, उसने अपने आप को प्रेसिडेंट बना लिया था, राष्ट्रपति बना लिया था, बट वाज लेटर डिथ्रोन्ड बाय द कोर्ट, लेकिन उनको उनकी पोस्ट से दोबारा से हटा दिया गया था कोर्ट के द्वारा। फिर व्हाई डेमोक्रेटिक सिस्टम हैज नॉट बीन स्टेबल देयर, कि जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो वहां पर क्यों नहीं चल पाता। एक बार गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक ढंग से बनाई जाती है, दूसरे में क्या होता है कोई भी मिलिट्री जनरल जो है वो शासन को अपने हाथ में ले लेता है, तो वहां पर डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है वो स्टेबल क्यों नहीं है। तो उसके लिए जो पॉइंट दिए गए हैं, पहला पॉइंट जो दिया गया था सोशल डोमिनेंस ऑफ मिलिट्री, क्योंकि वहां पर जो सोशल डोमिनेंस है वो किस का है, मिलिट्री का है, क्लर्जी का है, क्लर्जी मतलब जो पादरी होते हैं, एंड लैंड ओनिंग एरिस्टोक्रेसी, और जो भूमि से रिलेटेड या जमींदार बोल सकते हैं, हैज लेड टू फ्रीक्वेंट ओवरथ्रो ऑफ इलेक्टेड गवर्नमेंट एंड द एस्टेब्लिश ऑफ ए मिलिट्री गवर्नमेंट। वे लगातार जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसको हटाते रहे हैं और उसकी जगह पर मिलिट्री गवर्नमेंट जो है उसको स्थापित करते रहे हैं, उसको एस्टेब्लिश करते रहे हैं। उसके बाद में पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट विद इंडिया, इंडिया के साथ पाकिस्तान का लगातार झगड़ा रहता ही रहा है और पाकिस्तान का जो कॉन्फ्लिक्ट होता है इंडिया के साथ, उसने क्या किया है, मेड द प्रो मिलिट्री ग्रुप्स मोर पावरफुल, जो मिलिट्री ग्रुप्स है उसको ज्यादा पावरफुल बना दिया गया है, क्योंकि वहां पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनका
इनका मानना ये है कि जो यहाँ पर मिलिट्री रूलिंग है वो मिलिट्री रूल जो है वही इंडिया के साथ टक्कर ले सकता है, या मिलिट्री रूल्स के कारण ही इंडिया जो है इंडिया से सामना किया जा सकता है। उसके बाद है ग्लोबल इस्लामिक टेररिज्म एंड देयर एप्रीहेंशन, और उसका जो एप्रीहेंशन मतलब है, डर है, उसके कारण क्या होता है दैट पाकिस्तान न्यूक्लियर आर्सेनल माइट फॉल इनटू हैंड्स ऑफ दीज टेररिस्ट ग्रुप्स। पाकिस्तान ने न्यूक्लियर जो पावर है वो बना ली है, परमाणु बम जो है वो बना लिए हुए हैं, लेकिन कुछ लोगों का मानना ये है कि अगर यहाँ पर ऐसे ही चलता रहा तो टेररिस्ट जो हैं वो पाकिस्तान में बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। तो टेररिस्ट जो हैं अगर उनके हाथ में ये न्यूक्लियर बम जो है वो लग जाते हैं तो उससे क्या होगा, बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। क्योंकि जो टेररिस्ट होते हैं उनका मेन एम जो यही होता है कि भाई उनको सब कुछ खत्म करना है, सब कुछ खत्म करके वहां पर जो पीस है उसको खत्म करना है, शांति को खत्म करना है। तो इसमें क्या किया गया है कि भाई जो कुछ लोग वहां के पाकिस्तान के, उनका मानना ये है कि अगर न्यूक्लियर पावर जो है वो टेररिस्ट के हाथ में चली जाती है तो ये इससे बहुत बड़ा नुकसान होगा। और जो मिलिट्री रीजन है इन पाकिस्तान वाज सीन एज द प्रोटेक्टर ऑफ वेस्टर्न इंटरेस्ट इन वेस्ट एशिया, साउथ एशिया। तो मिलिट्री जो पावर है उसमें क्या है कि पाकिस्तान ने देखा था कि भाई जो प्रोटेक्टर है वेस्टर्न इंटरेस्ट और वेस्ट एशिया और साउथ एशिया के जो वेस्टर्न इंटरेस्ट हैं वो मिलिट्री रीजन में ही हैं, या मिलिट्री शासन में ही ये चीज पॉसिबल हो पाई है। तो यहाँ पर डेमोक्रेटिक सिस्टम स्टेबल क्यों नहीं है, उसके रीजन यही है कि भाई मिलिट्री यहाँ पर जो डोमिनेंस है वो किसका है, क्लर्जी का है, और ये लैंड ओनिंग है और मिलिट्री का है। इस वजह से वहां पर जो है डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है वो स्टेबल नहीं हो पाया है, और लगातार इंडिया के साथ हो रहे झगड़े जो हैं उसके कारण भी वहां पर डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है वो नहीं बन पाया है। आगे है डेमोक्रेसी इन बांग्लादेश। तो बांग्लादेश में जो डेमोक्रेसी है वो कैसे और इसको कैसे चलाया जाता है, तो इसमें क्या है कि सबसे पहले तो हम बात करते हैं बांग्लादेश की, कि जब इंडिपेंडेंस हासिल हुई थी तो उस टाइम पर बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान का ही हिस्सा हुआ करता था। यानी कि 1947 में जब इंडिया और पाकिस्तान जब अलग हुए थे तो बांग्लादेश जो है ये पाकिस्तान का ही हिस्सा हुआ करता था, और बांग्लादेश को जो था इसको हम पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जानते थे। एक पूर्वी पाकिस्तान था और एक पश्चिमी पाकिस्तान, यानी कि ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। तो बांग्लादेश वाले पार्ट ऑफ पाकिस्तान को 1947 टू 1971 में बांग्लादेश बना था। तो 1947 और 1971 के बीच में ये ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। उसके बाद है इट कंसिस्टेड ऑफ द पार्टीशन एरियाज ऑफ बंगाल एंड असम फ्रॉम ब्रिटिश इंडिया। यह बंगाल और असम का हिस्सा हुआ करता था जब ब्रिटिश इंडिया का जब यहाँ पर रूल था। तो उस टाइम पर ब्रिटिश इंडिया के टाइम पर यहाँ जो बांग्लादेश है ये बंगाल और असम का पार्ट हुआ करता था। उसके बाद है द पीपल ऑफ दिस रीजन डोंट वांट टू यूज उर्दू। बांग्लादेश के एरिया में जो रहने वाले लोग थे वो उर्दू को नहीं अपनाना चाहते थे, लेकिन जो पाकिस्तान है वो जबरदस्ती इनसे उर्दू जो है वो अपनाना चाहता था, यानी कि इन पर जबरदस्ती थोपना चाहता था कि भाई आप उर्दू को अपनाइए। लेकिन यहाँ के लोग जो थे वो उर्दू को अपनाना नहीं चाहते थे। उसके बाद soon after the partition they began protest against the unfair treatment of the Bengali culture and language। फिर क्या होता है, पार्टीशन होने के बाद क्या हुआ, एक विरोध शुरू हो गया अनफेयर ट्रीटमेंट टू द बंगाल
बाद है उन्होंने डिमांड की थी ऑटोनॉमी फॉर द ईस्टर्न रीजन के लिए डिमांड की थी, बट द गवर्नमेंट डोमिनेटेड बाय द वेस्ट पाकिस्तान लीडरशिप या खान रिफ्यूज्ड देयर डिमांड। लेकिन जो गवर्नमेंट थी पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान में या खान की, उसने मना कर दिया था या खान ने कि नहीं, यहाँ पर कोई भी अलग पाकिस्तान या अलग ही जो डिमांड रखी गई है ईस्टर्न रीजन की, उसको माना नहीं जाएगा। उसके बाद है द पाकिस्तान आर्मी ट्राइड टू सप्रेस द मूवमेंट ऑफ द बंगाली पीपल। जो पाकिस्तान आर्मी थी उसने जो बंगाली पीपल थे उनके द्वारा जो मूवमेंट चलाया गया था उसको सप्रेस करने की, दबाने की कोशिश की गई। थाउजेंड्स वर किल्ड बाय द पाकिस्तान आर्मी, और वहां पर हजारों लोग जो थे वो पाकिस्तानी सेना के द्वारा मारे गए थे। उसके बाद क्या हुआ था, दिस लेड ए लार्ज स्केल माइग्रेशन इनटू इंडिया। पाकिस्तानी जो सेना थी जब उनके साथ लड़ रही थी बंगालियों के साथ जो बांग्लादेश में थे, तो उनको जब वो मार रही थी तो बहुत सारे जो बांग्लादेशी थे वो क्या हुआ, इंडिया की तरफ माइग्रेट करना शुरू हो गए थे, इंडिया में आना शुरू हो गए थे। क्योंकि अगर दूसरी साइड की बात करते हैं तो दूसरी साइड एक तरफ तो पाकिस्तानी सेना खड़ी थी और दूसरी साइड जो था वो समुद्र था, पानी था, तो वहां पर अगर जाएंगे तो वो डूब कर मरेंगे। इससे अच्छा उन्होंने इंडिया की तरफ माइग्रेट करने की सोची, तो बहुत ज्यादा संख्या में लोग जो थे वो इंडिया की तरफ माइग्रेट करना शुरू हो गए थे, क्रिएटिंग ए ह्यूज रिफ्यूजी प्रॉब्लम फॉर इंडिया। और इस तरीके से जो शरणार्थियों की संख्या थी, जो आने वाले आदमी थे बांग्लादेश से, उनकी संख्या जो थी वो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। उसके बाद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया supported the demand of the people of East Pakistan for their independence and helped them financially and militarily। जिस टाइम पर ये झगड़ा हुआ था या पाकिस्तानी सेना जो कार्रवाई कर रही थी, उस टाइम पर क्या हुआ था, तो क्या हुआ था जब ये उस टाइम पे जो इंडिया में गवर्नमेंट थी वो उस टाइम पे जो पीएम थी वो इंदिरा गांधी हुआ करती थी, तो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि भाई इतनी बड़ी संख्या में जब बांग्लादेशी इंडिया की तरफ आ रहे हैं तो इससे तो समस्या और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो उन्होंने क्या सोचा कि भाई क्यों ना इन बांग्लादेशियों की वहीं पर हेल्प की जाए। तो उन्होंने जो इंडियन गवर्नमेंट थी उन्होंने ईस्ट पाकिस्तान जो था उसकी हेल्प करने की सोची, उसकी इंडिपेंडेंस के लिए हेल्प करने की सोची। और जो इंदिरा गांधी हमारी प्राइम मिनिस्टर हुआ करती थी उस टाइम पर उन्होंने ये कह दिया था कि भाई आपको हम फाइनेंशियली और मिलिट्री जो दोनों हैं इनकी हेल्प करेंगे। उसके बाद है दिस रिजल्टेड इन वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन दिसंबर 1971 that ended in surrender of the Pakistan forces in East Pakistan and the formation of Bangladesh as an independent country। क्या हुआ था, दिसंबर 1971 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ था उसमें जो ईस्ट पाकिस्तान में पाकिस्तानी फोर्सेस थी उन्होंने सरेंडर कर दिया था और एक इंडिपेंडेंट कंट्री की स्थापना हुई थी जिसका नाम था बांग्लादेश। फिर बांग्लादेश ड्राफ्टेड इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन टू बिगिन विद द डेमोक्रेसी। बांग्लादेश ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और उसकी शुरुआत डेमोक्रेसी से की, वहां पर डेमोक्रेसी की स्थापना की। फिर शेख मुजिबुर रहमान फॉर्म प्रेसिडेंशियल सेटअप बाय एबलाइजिंग ऑल द पार्टीज एक्सेप्ट अवामी लीग। यहाँ पे शेख मुजिबुर रहमान जो थे यहाँ पर उन्होंने प्रेसिडेंशियल सेटअप की थी और उन्होंने एक पार्टी के अलावा दूसरी पार्टी कोई भी वहां पर नहीं छोड़ी थी। तो इसका मतलब क्या था, यहाँ पर एक अवामी लीग जिससे मुजिबुर रहमान जो थे वो संबंधित थे, केवल वही पार्टी वहां पर रह गई थी। उन्होंने ऐसा इसलिए किया था ताकि उन्हीं का शासन रहे, उनके अलावा कोई दूसरी पार्टी
शासन में ना आए, सत्ता में ना आए, इसलिए उन्होंने एक ही पार्टी को रखा था, अवामी लीग को। फिर क्या हुआ, बट आफ्टर एसेसिनेशन द न्यू मिलिट्री रूलर जियाउर रहमान फॉर्म हिज ओन पार्टी एंड वॉन इलेक्शन इन 1979। क्या हुआ, फिर लोगों ने परेशानी महसूस की और यहाँ पर शेख मुजफ्फर रहमान जो थे उनका एसेसिनेशन कर दिया, उनकी हत्या कर दी, और नया मिलिट्री रूलर जो था जियाउर रहमान, उसने अपनी पार्टी जो थी वो बना ली थी और 1979 में इलेक्शन जीत लिया था। यानी कि जियाउर रहमान, यहाँ शेख मुजफ्फर रहमान के बाद जियाउर रहमान ने अपनी पार्टी बना करके वहां पर इलेक्शन जीत लिया था और उसकी हत्या कर दी गई थी शेख मुजफ्फर रहमान की। उसके बाद क्या हुआ, लेटर ऑन ही वाज आल्सो असैसिनेटेड, फिर जियाउर रहमान की भी हत्या कर दी गई एंड अनदर मिलिट्री लीडर लेफ्टिनेंट जनरल एचएम इरशाद जो थे उन्होंने अभी अपने हाथ में शासन ले लिया था। यानी कि एक ही एसिनेशन के करने के बाद या एक की हत्या करने के बाद दूसरा जनरल, दूसरे की हत्या करने के बाद तीसरा जनरल जो है वो अपने हाथ में शासन की बागडोर ले लेता है। फिर क्या होता है, मास पब्लिक प्रोटेस्ट मेड इरशाद स्टेप डाउन इन 1990। तो इसमें क्या होता है कि जो बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने इसका भी विरोध किया, क्योंकि भाई 2 बार तो वो मतलब 2 जनरल को तो वो मार चुके हैं, 2 बार जनरल को मारा जा चुका हो और अब तीसरी बार फिर से एक तीसरा जनरल जो है इरशाद वो अपने हाथ में शासन ले लेता है। तो लोगों ने इस बात का बहुत ज्यादा विरोध किया और 1990 में इरशाद ने खुद शासन की बागडोर को छोड़ दिया था। इलेक्शन वर हेल्ड इन 1991। फिर क्या होता है, इलेक्शन करवाए जाते हैं 1991 में। सिंस देन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन मल्टी पार्टी इलेक्शंस हैज बीन वर्किंग इन पाकिस्तान। तो सॉरी ये बांग्लादेश आएगा, तो इन बांग्लादेश। तो बांग्लादेश में तब से क्या है, मल्टी पार्टी इलेक्शन जो है वो करवाए जा रहे हैं और वहां पर डेमोक्रेसी जो है वो अच्छे से काम कर रहा है। तो इसमें हमने डेमोक्रेसी इन बांग्लादेश के बारे में पढ़ा। डेमोक्रेसी बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश से पूर्वी पाकिस्तान उसको कहा जाता था और वेस्ट पाकिस्तान जो था वो इसके मामले में बहुत ज्यादा इंटरफेयर करना चाहता था। बांग्लादेश जो है पहले असम और बंगाल जो स्टेट थे उनका हिस्सा हुआ करता था ब्रिटिश इंडिया के टाइम पर। और उसके बाद क्या हुआ, जब वेस्ट पाकिस्तान यहाँ के मामलों में ज्यादा इंटरफेयर करता था तो लोग वहां से परेशान होने लगे और क्या होता है कि उन पर जबरदस्ती उर्दू भाषा थोपने का प्रयास किया जाता है। लेकिन जो ईस्ट पाकिस्तान था वहाँ के लोग मीन्स बांग्लादेशी जो थे वो मना कर देते हैं और जो वहां पर या खान थे उन्होंने इस रीजन की जो कुछ मांगे थी उनको मानने से इनकार कर दिया था और उन्होंने वहां पर पाकिस्तानी सेना को भेजकर उन लोगों को काफी परेशान करना स्टार्ट कर दिया था। तो फिर क्या हुआ था कि जो वहां के लोग थे वो जब अधिक संख्या में मारे जाने लग गए थे तो उस टाइम पर वो इंडिया की तरफ माइग्रेट होते हैं। इंडिया वालों ने सोचा कि भाई इतने सारे आदमी जब यहाँ माइग्रेट करेंगे तो यहाँ पर जो स्थिति है वो खराब हो जाएगी। तो उस टाइम पे जो श्रीमती इंदिरा गांधी हमारी प्राइम मिनिस्टर हुआ करती थी उन्होंने वहीं पर उनकी हेल्प करने के लिए कहा कि हम आपको फाइनेंशियली और मिलिट्री जो हेल्प है वो वहीं पर प्रोवाइड कराएंगे। उसके बाद क्या हुआ कि इंडिया और पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था 1971 में, उसमें जो ईस्ट पाकिस्तान में पाकिस्तानी जो आर्मी थी उसने सरेंडर कर दिया था और बांग्लादेश जो है वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया था। बांग्लादेश ने फिर क्या किया था, अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो बनाया था और तब से उन्होंने डेमोक्रेसी को अपना लिया था। लेकिन
जो शेख मुजीबुर रहमान थे उन्होंने अपना शासन चलाने के लिए जो अवामी लीग पार्टी थी उसको ही बनाए रखा था, बाकी सभी पार्टी को खत्म कर दिया था। उनका यह मानना था कि भाई अगर एक ही पार्टी रहेगी तो इसी का शासन बना रहेगा, लेकिन बाद में उसकी हत्या कर दी गई। फिर दूसरे जनरल ने वहाँ की बागडोर संभाल ली, फिर उस दूसरे जनरल की भी हत्या कर दी गई, जियाउर रहमान की, और उसकी हत्या करने के बाद फिर एचएम इरशाद जो है वह भी जनरल था, उन्होंने बागडोर संभाल ली। लेकिन उसने सोचा कि भाई पहले से ही 2 जनरल की हत्या की जा चुकी है और लोग उसका काफी विरोध कर रहे हैं, तो उन्होंने अपने जो रूलिंग डिजायर थी उसको छोड़ दिया था। और फिर 1991 में दोबारा से इलेक्शन हुए थे और वहां से तब से वहां पर डेमोक्रेटिक की जो तरीका है इलेक्शन का वो अपनाया जा रहा है और अच्छे से डेमोक्रेसी को चलाया जा रहा है। उसके बाद है मोनार्की एंड डेमोक्रेसी इन नेपाल। मोनार्की होता है राजतंत्र और डेमोक्रेसी नेपाल में क्या है। नेपाल वाज ए हिंदू किंगडम। नेपाल जो है यह एक हिंदू किंगडम है इन द पास्ट में, एंड देन ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इन द मॉडर्न पीरियड फॉर मैनी ईयर्स। तो इसमें क्या है कि भाई यह मोनार्की सिस्टम जो था यहाँ पर बहुत सालों तक ही रहा है। किंग हैड ए कंट्रोल ओवर द पीपल ऑफ द नेपाल थ्रू आर्मी। राजा जो है वो लोगों पर क्या करता है, कंट्रोल करता है। किसके जरिए करता है, अपनी सेना के जरिए वो करता है, यानी कि सेना के माध्यम से वो लोगों को कंट्रोल करता है। आगे थर्ड पॉइंट बनता है हमारा, थ्रू आउट दिस पीरियड द पॉलिटिकल पार्टीज एंड ए कॉमन पीपल वांटेड टू एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी बट द किंग रिटेन फुल कंट्रोल विद द हेल्प ऑफ द आर्मी एंड ए रेस्ट्रिक्टेड एक्सपेंशन ऑफ डेमोक्रेसी। क्या है, नेपाल में जो कॉमन पीपल थे और एक पॉलिटिकल पार्टीज थी वो वहां पर डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करना चाहते थे, लेकिन राजा जो था वो क्या करता था, आर्मी की हेल्प से उनको रेस्ट्रिक्ट कर देता था, रोक देता था, यानी कि वहां पर डेमोक्रेसी की स्थापना होने से वो रोक देता था। उसके बाद है The king accepted new democratic constitution in 1990 due to pro-democracy movement। pro-democracy movement जो चलाया गया था लोगों के द्वारा, बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट किया गया था, तो उस प्रोटेस्ट की वजह से 1990 में क्या हुआ था, जो राजा था उसने डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को अपना लिया था। और उसके बाद क्या हुआ, ड्यू टू ट्रायंगुलर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ मोनार्किस्ट, डेमोक्रेट्स और माओइस्ट, इन तीनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट होने की वजह से राजा ने फिर क्या किया, जो पार्लियामेंट थी उसको 2002 में फिर से क्या कर दिया, एबलाइज कर दिया, खत्म कर दिया। फिर क्या हुआ, ए मैसिव कंट्री-साइड प्रो-डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट टुक प्लेस इन 2006। 2006 में फिर से दोबारा से प्रोटेस्ट किया गया, दोबारा से विरोध किया गया उसी मोनार्की सिस्टम का। और फिर क्या हुआ, तो फर्स्ट मेजर विक्ट्री टू फॉर्स किंग टू रिस्टोर द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एंड स्टिल वर्किंग ऑन डेमोक्रेसी, यानी कि 2006 में जब भारी प्रोटेस्ट किया गया था तो उस प्रोटेस्ट के बावजूद दोबारा से फिर डेमोक्रेसी की वहां पर स्थापना हुई और आज तक जो डेमोक्रेसी है वहां पर काम कर रही है। बट नेपाल ट्रांजिशन टू डेमोक्रेसी इज नॉट कंप्लीट। नेपाल की जो ट्रांजिशन है डेमोक्रेसी के लिए वो कंप्लीट नहीं है, और यह है जो इट इज मूविंग टुवर्ड्स द फॉर्मिंग ऑफ ए फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट। जो यहाँ पर क्या किया गया है, जो फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूट असेंबली है उसकी तरह यहाँ पर भी असेंबली बनाने की कोशिश की जा रही है, और यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन है वो फ्रांस के जैसा ही बनाया जा रहा है। तो इस लेसन के जो मेन पॉइंट्स थे यहाँ तक हमने डिस्कस किए हैं। जो बाकी बचे टॉपिक्स हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।